हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे करंट अफेयर की सीरीज को जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारी जो जीएस की सीरीज चल रही है, हम आपके लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का जो हमारा विजन लेके आए हैं, हम उसमें हमारी जो जीएस की सीरीज चल रही है उसमें हमने साइंस का सेक्शन अभी शुरू किया है। साइंस में हमने सबसे पहले फिजिक्स के कुछ चैप्टर आपको डिस्कस किए। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। आपको पता है कि विज्ञान में ये तीनों जो आयाम है विज्ञान के डायमेंशंस हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान, तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमें तीनों को ही अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट वही है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसकी समझ के लिए हमें मॉलिक्यूल, एटम, हाँ, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, फिर एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। उसके बाद इसमें हम जो चैप्टर है केमिकल के नेम्स वगैरह के बारे में, किसका क्या यूज है, हाँ, और अम्लराज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन देखिए सीधा आता है कि HNO3 + HCl को अगर वो 1:3 में मिला दिया जाए तो ये अम्लराज कहलाता है, ठीक। कि HCl की 3 मात्रा ले लो, HNO3 की वही 1 मात्रा लेके मिला दो तो अम्लराज होता है। इसको एक्वारेजिया बोलते हैं और यह सोने को घोल देता है। तो ऐसी चीजें भी हमें डिस्कस करनी है, लेकिन हमें पहले बेसिक से शुरू करना है, ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो दुनिया आपको दिखती है, आपको ये पता होगा कि ये जितने भी चीजें हैं, जो हम बने हुए हैं, तो हम भी मूलतः किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, हाँ। तो इन पार्टिकल के बारे में जब धीरे धीरे सिद्धांतों का क्या कहते हैं विकास हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ये मालूम पड़ा कि जो सूक्ष्म कण है, जो सबसे सूक्ष्म कण है, वो पहले के दौर में जब क्या कहते हैं कि डाल्टन वगैरह आए थे, डाल्टन का सिद्धांत है, या इंडिया, देखिए दोनों रिस्पेक्ट हम दोनों के फॉर्म में देखेंगे। एक किसके, जैसे कि भारत के क्षेत्र में कि कब आया ये रसायन विज्ञान का जो मौलिक स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, तो रसायन विज्ञान का शुरू होता है पार्टिकल से, अणु, परमाणु से। फिर बाद में जब आगे केमिस्ट्री की चीजें विकसित हुई और रदरफोर्ड वगैरह ने अपना मॉडल दिया, तो वहां फिर परमाणु के अंदर भी चीजें दिखी कि परमाणु अविभाज्य है, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि परमाणु विभाज्य नहीं है। तो अब हम देखेंगे भारत में ये कब सिद्धांत स्टार्ट हुआ और पश्चिम के देशों में किन किन लोगों ने इसके बारे में बताया, ठीक है। पश्चिम में देखिए, भारत में जो कणाद मुनि है ना, कणाद मुनि, इन्होंने, ये वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है, इन्होंने ये बोला था कि जो दुनिया है, जो संसार है, जितने भी पदार्थ हैं, वो परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, अणुओं से मिलके बने हैं, परमाणुओं से मिलके बने हैं, ये इन्होंने यहां पे दिया था, अणुओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कणाद मंत्र, भारत के रिस्पेक्ट में ये पूछा जाए कि किसने कहा था कि अणुओं से मिलके बना है ये पदार्थ या संसार, तो जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो अणु है या परमाणु है, अणु या परमाणु। अभी मैं इसको जब केमिस्ट्री में जाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जब हम सब्जेक्ट में एंटर करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि कहां से ये सब चीजें आई। और अगर पश्चिम में बात किया जाए, तो ये स्टार्ट आपका होता है डाल्टन वगैरह के समय से। डाल्टन ने पहली बार परमाणु सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए। कणाद मुनि ने पहली बार अणुओं, परमाणु और या अणुओं से मिलकर बताया था कि पदार्थ का निर्माण हुआ है, पदार्थ का निर्माण
बीच में भी क्लास नहीं आ पाई एक दो दिन, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था। ठीक है, अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, तबीयत जितना सही रहेगी। इसलिए आवाज में भी थोड़ा मेरे हल्का सा शायद जोर थोड़ा कम लगे, तो आप लोग उसके लिए माइंड मत करिएगा। तो कणाद मुनि ये भारत के रिस्पेक्ट में हो गया। और इधर कौन दे रहा है? इधर दे रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन बोल सकते हो आप। तो डाल्टन ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो द्रव्य है अर्थात मैटर जो है, द्रव्य इंग्लिश में कहते हैं मैटर, जो मैटर है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, लिख लीजिएगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है ये सब देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम में ही था, हमारे यहाँ के ऋषियों ने भी इसके बारे में बताया था। वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि जो प्रवर्तक थे उन्होंने बताया था। ठीक, ऐसा ही मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि न्यूटन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन ने तो बताया ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिटेल में, बट ये सिद्धांत अगर देखा जाए भारत के रिस्पेक्ट में, तो भारत ने भी किसने बताया था? क्वेश्चन आया हुआ है ये ब्रह्मगुप्त ने। ठीक, तो इधर डाल्टन ने बताया। ये आप दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि डाल्टन ने, देखिए अब हमें क्या है ना, सिद्धांत अपने यहाँ बताया गया, बट अपने यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे आध्यात्मिक पार्ट आ जाता है। ठीक है ना, इनके दर्शन में। तो अब चूंकि आज के मटेरियल साइंस में हम ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम तो सीधा रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तब हम देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उसके आगे परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसकी खोज किसने की, ये सब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर चलेंगे। क्योंकि हमारे लिए मेन एग्जाम पर्पस है ना कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए जो जरूरी फैक्ट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के तरफ। ये एक जानकारी के रूप में था। अब हम बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। आप नोट करते जाइएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत। ठीक, इन्होंने सबसे पहला बोला कि जो पदार्थ है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, और इन सूक्ष्म कणों को ही क्या कहते हैं? परमाणु, एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम का पता मतलब है क्या है? टॉम मतलब होता है टू कट। आपको मैं बता, देखो शब्दों से कैसे होता है। टॉम मतलब होता है टू कट, मतलब जिसे काटा जा सके, और ए लग गया तो क्या हो गया? एंटी टू कट, अर्थात जिसे काटा ना जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसको काटा ना जा सके, काटा न जा सके। एटम एंटी टू कट, अर्थात जिसको काटा न जा सके। ये हो गया परमाणु। ठीक है, और ये कह रहा है कि जितने भी प्रकार के परमाणु होते हैं, सब अगर परमाणु है तो सभी परमाणुओं का गुणधर्म समान होगा। मान लीजिए कोई एक तत्व है ना, एक तत्व है, अब इसके जितने भी परमाणु होंगे
उनके सभी परमाणुओं का, जितने भी परमाणु होंगे, यहाँ हो गया, कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए तत्व है, अभी मैं बताऊंगा कि तत्व क्या होते हैं। तत्व हो गया, अब इसके परमाणु हैं, तो सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होंगे, सभी परमाणुओं के, एटम के गुणधर्म, अर्थात उनकी क्वालिटीज जो होती है, गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होंगे, ये दूसरा हो गया। तो पदार्थ किससे मिलके बना है, पदार्थ मिलके बना है, परमाणुओं से मिलके बना है, और परमाणु अविभाज्य है। ध्यान रखना, परमाणु क्या है, ये बना है, परमाणु क्या है, जिसको काटा ना जा सके, अर्थात ये अविभाज्य है, अविभाज्य, नॉन डिविजिबल, ठीक है, नो एंटी टू कट, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अच्छा, इनके समय तक ये माना जा रहा था। देखिए विज्ञान कैसे विकास करता है, ये चीज दिखती है कि डाल्टन जब आए तो उन्होंने बताया कि सूक्ष्म कण से मिलकर बना। अब देखिए कुछ काफी सिद्धांत इनके सही निकले, लेकिन इनका ये सिद्धांत आगे गलत सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रदरफोर्ड प्रयोग करेंगे तो वहां मालूम पड़ेगा, और चैडविक नहीं, जे थॉमसन जब प्रयोग करेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन हर परमाणु में स्थित है। इसका मतलब है कि परमाणु के भी अंश होते हैं, परमाणु अविभाज्य नहीं है और नॉन डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है, उसके भी मौलिक कण है। तो ये सिद्धांत आगे गलत होगा, बट हम ये जानेंगे कि डाल्टन ने ये दिया था कि परमाणु जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह अविभाज्य होता है, अर्थात इसको काटा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, यह अपने आप में मौलिक कण है। और इन्होंने ये बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आपको मेरी खांसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीजें तो बर्दाश्त करके चलनी पड़ती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इनका न तो सृजन होगा, सृजन का मतलब समझ रहे हो, क्रिएशन, न सृजन होगा न विनाश रासायनिक अभिक्रिया में। अर्थात केमिकल रिएक्शन जब भी होगी ना, तो इनमें परमाणु न तो समाप्त होते हैं और न नए बनते हैं, तो न तो डिस्ट्रॉय होंगे और न क्रिएट होंगे, क्रिएट नहीं होंगे और न तो डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक। ये दोनों चीजें आप याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु क्रिएट होते हैं और न तो डिस्ट्रॉय होते हैं, बस वो क्या करते हैं, एक दूसरे से छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, संबंध उनके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। हालांकि नाभिकीय अभिक्रियाएं जब होती हैं तो वहां पे परमाणु का मतलब परमाणु नष्ट होते हैं और वो ऊर्जा में चेंज हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूरेनियम 235 की, या सूरज में जो अभिक्रिया होती है, सूरज में जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, और उसके बारे में बात करेंगे कि सूर्य में ऊर्जा कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो न्यूक्लियर फिजन के कारण होती है, और वो एक परमाणविक अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और उसमें परमाणु का या मैटर का जो होता है विनाश होता है, और उससे बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण इतनी दूरी पे रहते हुए सूरज के द्वारा पृथ्वी पर भी ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश प्राप्त होता है। तो हमने क्या देखा, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलके बना है, सूक्ष्म कणों से मिलके बना है। परमाणु, जिनको परमाणु कहते हैं, परमाणु अविभाज्य है, काटा नहीं जा सकता, नॉन डिविजिबल है। परमाणु रासायनिक क्रिया में न तो सृजन होगा न विनाश होगा, अर्थात न तो क्रिएट होगा न तो डिस्ट्रॉय होगा, और सभी परमाणु के गुणधर्म, किसी एक तत्व के सभी परमाणु के गुणधर्म समान होंगे, ठीक है। तो मूलतः उन्होंने यही बात बोली है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक तत्व के सभी परमाणु के गुणधर्म समान होंगे, विभिन्न अलग अलग तत्वों के जो परमाणु के गुणधर्म होंगे विभिन्न होंगे, ठीक। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है, कि परमाणु क्या होता है। ये तो इन्होंने बता दिया परमाणु के बारे में। तो परमाणु क्या होता है, इसका मतलब परमाणु अभी तक, देखिए आगे चेंज हो जाएगा, अभी तक ये कहा जा रहा है परमाणु किसी भी पदार्थ की, किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई है,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट और मैटर। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परमाणु है। तो परमाणु का तो विनाश होता है, न सृजन होता है रासायनिक प्रक्रिया में। तो ये बात यहाँ पे बताएगी, और ये नॉन डिविजिबल है डाल्टन के अनुसार। लेकिन आगे ये सिद्धांत बदलेगा, जब नई नई खोजें होंगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो ये बदलेंगे। ठीक, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, देख लीजिए, उसके बाद में इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, अब बेसिकली इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। अभी केमिस्ट्री इतनी तो हो ही जाएगी कि आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और यही हमारा पर्पस है। देखो अब क्या होता है, तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक। देखिए तत्व क्या होता है इंग्लिश में? एलिमेंट। परमाणु क्या होता है? एटम। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल। इंग्लिश बता दे रहा हूं जिससे आपको ठीक है, कंपाउंड। ठीक, तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। वह पदार्थ, लिख लीजिए आप, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एलिमेंट क्या है? वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे तो क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन हो गया ना, तो ऑक्सीजन जो एक मैटर है, गैस के रूप में है, या कुछ भी आप ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, ठीक है, आप सोना ले लीजिए, एयू। देखिए एयू होता है गोल्ड का, सोने का जो ये प्रतीक होते हैं, ध्यान रखने का, ये सोडियम का प्रतीक है, ये है, ऑक्सीजन का प्रतीक ओ है। तो अब ये आप जब इनके तत्व को उठाएंगे ना, तो इनमें क्या होगा ना, इसमें कोई अन्य प्रकार के परमाणु नहीं मिलेंगे, इनमें ऑक्सीजन का ही परमाणु मिलेगा। जब ऑक्सीजन तत्व लेंगे तो उसमें केवल ऑक्सीजन के एटम होंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर सोना आप ले रहे हैं, सोना एक तत्व है, तो सोने तत्व में केवल जो एटम होगा वो गोल्ड का ही एटम होगा। इसमें नहीं कि उसमें चांदी भी आके जुड़ गया है, नहीं। वो सोना का तत्व तभी कहलाएगा जब उसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, एटम एक ही प्रकार के। ठीक है, समझ में आया? तो तत्व क्या है? अपने वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। पीरियोडिक टेबल आप देखे हैं ना, आवर्त सारणी, उसमें सब तत्व हैं। और इंपॉर्टेंट तत्वों में आप जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सब होता है। लिथियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप जान ही रहे हो, प्राणवायु जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा तत्व। परमाणु क्या होता है? परमाणु को मैंने बता ही दिया पहले कि यह किसी भी तत्व या पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। हालांकि जब खोज होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो ये कहीं ना कहीं विभाजित हो जाता है परमाणु, लेकिन इसकी परिभाषा में है कि ये तत्व या पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, ऐसी जिसको काटा नहीं जा सके डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। तो आपका तत्व हो गया, पर अणु हो गया। अणु क्या होता है? देखिए अणु होता है दो या दो से अधिक परमाणु मिलके, दो या दो से
अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन क्या है, ये तत्व है, एक ऑक्सीजन का एटम है तो ए हो गया, लेकिन अगर यही ऑक्सीजन के दो एटम मिल गए तो क्या बन गया, परमाणु। O2 क्या हो गया, अणु हो गया, ऑक्सीजन का अणु है क्योंकि इसमें दो है, दो या दो से अधिक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल गए तो ये O2 अणु बन गया। और ये क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन का जो पदार्थ बनता है ना, उसका सभी गुणधर्म इसमें होगा। ठीक है, इसमें सभी गुणधर्म होगा। तो अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। यह जिस तत्व का होता है, जिस तत्व का परमाणु अणु होगा या जिस यौगिक का अणु होगा, वह उसके सभी गुणधर्मों को समाहित करेगा, सभी क्वालिटीज, सभी गुणधर्म समाहित करेगा। याद रखना इसको। यह जिस तत्व का परमाणु होगा, जिस तत्व का अणु होगा या जिस यौगिक का अणु होगा, सूक्ष्मतम इकाई है, जिस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है दो या एक से अधिक प्रकार के तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मीथेन CH4, ये क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन मिला, हाइड्रोजन के 4 मिल गए, तो ये क्या मिल गया, एक यौगिक बना लिया। ठीक है, तो क्या बना, ये एक यौगिक बना लिया। तो ऐसे ही जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप, यौगिक। ठीक है, तो क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों, एक या एक से अधिक तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं द्वारा एक निश्चित रेशियो में, देखो इसका 1 इसका 4, 1:4, तब बनाए क्या, मीथेन। जैसे हम पढ़ते हैं C6H6 बेंजीन, 6 इसके 6 इसके। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ऐसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक कंपाउंड है। क्यों, इसमें कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हुए हैं, 2, तो एक फिक्स रेशियो में 1:2। तो जब विभिन्न तत्वों या एक से अधिक तत्वों का आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर जब वो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, एक या एक से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पे निश्चित अनुपात जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, जो भी है, ठीक है, NH3, NH4, CO2, जो भी हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने बेसिक देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक में क्या देख लिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिर हमने देखा परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा यौगिक किसे कहते हैं। अच्छा, अब देखिए जो परमाणु के बारे में संरचना आती है, तो परमाणु के बारे में विभिन्न, देखो यहां तक डाल्टन ने तो बता दिया कि परमाणु अविभाजित है, लेकिन डाल्टन तक ही तो रुकता नहीं है मामला। तो डाल्टन के बाद चीजें ग्रोथ होती है। जैसे आपके जब जे थॉमसन करके एक है, इन्होंने क्या किया, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की इन्होंने, जे थॉमसन ने। तो अब यहां से चीजें क्या हुई, अब यहां से वो सिद्धांत डाल्टन के गलत साबित होने लगे। डाल्टन ने क्या बोला, परमाणु विभाजित नहीं है, लेकिन जे थॉमसन ने क्या बोल दिया कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें 3 मौलिक अणुओं की बात की गई, आप जानते ही हैं 3 मौलिक अणु कौन से हैं, तो 3 मौलिक पार्टिकल कौन से हैं आपको पता है परमाणु में। परमाणु के एटम के 3
मौलिक फंडामेंटल पार्टिकल। हालांकि 3 मौलिक कण। हालांकि आगे आप जब जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, आंशिक आवेश भी है, तो इलेक्ट्रॉन भी मूल इकाई नहीं है। अभी आगे और चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी केमिस्ट्री में हम यही जाएंगे, ये आगे मॉडर्न फिजिक्स में बढ़ता है सब चीजें। तो 3 मौलिक कण कौन कौन से हुए? एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को पता है, यहाँ पे देखिए ये माइनस का चार्ज लगा, ये ऋण आवेशित होता है, इस पे ऋण आवेश होता है, चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। प्रोटॉन, इसको P+ से दिखाते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं 0 मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। न्यूट्रॉन, इस पे क्या है? इसके है कौन खोज करता? इसके है चैडविक। और इस पे क्या चार्ज है? ये न्यूट्रल है, उदासीन। आप ये तीनों नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ही बनता है, कई बार पूछा गया है, तो ये आप तैयार रखिएगा। बाकी मैं इसे कॉन्सेप्ट को इसके बाद समझा देता हूं कि कैसे कैसे खोज हुई, क्या हुआ। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझाएंगे कि कैसे चीजें डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे प्रक्रिया, ये सब चीजें आई कैसे। देखो होता क्या है, ये 3 कण है, आपने लिख लिया पूरा, इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। डाल्टन ने क्या बोल दिया था, आपको पता है? डाल्टन ने, अब आप समझिएगा पूरा, डाल्टन ने सिद्धांत दिया कि परमाणु अविभाज्य है, ठीक। परमाणु क्या है? नॉन डिविजिबल है, अविभाज्य है। एटॉम नाम भी इसीलिए दिया गया था इसको। अब हुआ क्या, समय बीता और जैसे जैसे 90th सेंचुरी का अंत नजदीक आया, मतलब 1900 के आसपास का समय आया, तो वहां पे जे थॉमसन एक वैज्ञानिक निकले। इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब प्रयोग था वो, तो वो तो पूछा नहीं जाएगा। तो उस प्रयोग में इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में दिख रहा है, अर्थात हर परमाणु में एक प्रकार का कण अनिवार्य रूप से दिख रहा है, CRT प्रयोग के द्वारा। तो इन्होंने यहां से ये आया कि जे थॉमसन ने ये सिद्ध कर दिया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। भाई उनके प्रयोग में दिखा कि ये जो कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये मिल रहा है हर परमाणु में। तो उन्होंने बताया कि एक कण है जो कि सभी परमाणुओं में, जो प्रयोग करके जब देखा उन्होंने, तो दिखा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज वाला एक पार्टिकल दिख रहा है, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। अब यहां से जो डाल्टन का सिद्धांत था ना कि अविभाज्य है, तो वो कैंसिल हो गया कि भैया ये बात तो अब गलत हो गई, ठीक। बोला क्या? अविभाज्य। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में एक चीज आप जानिएगा, इस पे चार्ज कितना होता है, ये सब या थोड़ा ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं वैसे संभावना कम है, बट पूछ सकता है, तो इसलिए इसका
आपको चार्ज पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ना पूछे ही नहीं, ठीक है। तो इसका चार्ज होता है नेगेटिव, माइनस है इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। देखो जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम्ब। लिख लेना, -1.6 इंटू 10 की पावर -90 सी। कूलाम्ब को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम्ब। -1.6 इंटू, आगे भी होता है 1.602, बट अपना याद रखें -1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम्ब, ठीक है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आप एक जानकारी के लिए इसको याद रखिए, एग्जाम में कभी कभार पूछ भी सकता है, संभावनाएं कम है बट ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान कितना कम है देखिए, -31। एक के आगे 31 जीरो लगा के जितनी बड़ी संख्या आएगी उसको 9 को डिवाइड उसी से मार दो, तो समझ रहे हो कितना, दशमलव के आगे 30 जीरो लगाओ, 30 31 जीरो लगाओ, वो संख्या तो बहुत ही कम, लेकिन द्रव्यमान होता है, इसका मतलब ये आप याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, आवेश होता है, ठीक। अच्छा, अब ये चीज हो गई, जब जे थॉम्सन के सीआरटी प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल सब पार्टिकल मिलता है परमाणु में, तो अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या होता है, प्रयोगों के आधार पर, ये आपने नोट कर लिया, मैं साइड देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। इसका है, आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है आवेश, चार्ज, ठीक है। और ये सीआरटी प्रयोग द्वारा जे थॉम्सन ने सिद्ध किया था, आप लिख भी लीजिए, मैंने बोला भी है, सीआरटी प्रयोग लिख लिया, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया उन्होंने कि एक पार्टिकल है। अच्छा, मालूम कैसे पड़ा कि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सीआरटी प्रयोग ऐसा था, मैं आपको बता दूं, इस टाइप का प्रयोग था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, प्लस और माइनस का चार्ज लगा रखा था इस नलिका में। तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दिखा ना, तो पार्टिकल किधर जा रहा था, इधर भाग रहा था। अब पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, आप समझते ही हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अब अगर प्लस वाले की तरफ भाग रहा है पार्टिकल, अगर प्लस चार्ज की तरफ भाग रहा है पार्टिकल, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसी से मालूम पड़ा कि ये नेगेटिव है, ठीक। और द्रव्यमान से प्रयोगों के आधार पर निकाला गया, सीआरटी प्रयोग के आधार पर जे थॉम्सन ने बता दिया। अच्छा, ये चीजें मालूम पड़ गई। अच्छा, हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई ना, तो अब बात होने लगी आगे क्या हो सकता है और भी पार्टिकल हो, पता तो नहीं है। तो एक वैज्ञानिक हुए गोल्डस्टीन, कौन हुए, गोल्डस्टीन। ये आपका हो गया, मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद बताता हूं कि गोल्डस्टीन ने क्या कहा। गोल्डस्टीन ने बताया, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब आते हैं गोल्डस्टीन साहब। गोल्डस्टीन साहब क्या कहते हैं, गोल्डस्टीन साहब कहते हैं कि परमाणु तो उदासीन है, एटम जो है उदासीन। देखिए, जब किसी भी चीज पे चार्ज नहीं होगा ना, कोई आवेश नहीं होगा। देखो, चार्ज होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कोई तत्व है, ठीक है, मान लो नाइट्रोजन है, अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है तो ये उदासीन है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे हो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, अपना जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है इसने खो दिया है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर n माइनस लिख दूं मैं, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो ये चार्ज है, ठीक है। जैसे आप उदाहरण ले लो, तो आपके पास कर्जा हो जाए और आप दे दो तो आपका प्लस में हो जाए, तो उसी हिसाब से ये है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गोल्डस्टीन साहब ने कहा कि परमाणु जो है, एटम जो परमाणु होता है प्रकृति में, जो वो होता है न्यूट्रल, ठीक। उन्होंने बोला कि ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल तभी हो सकता है जबकि, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो साबित हो ही गया कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल कब होगा। अब इसका मतलब ये कि निश्चित रूप से अगर परमाणु उदासीन है, तो उदासीन तब होगा ना जब एक माइनस और एक प्लस उसी में आ जाए,
क्योंकि बराबर तभी होगा जिसके आपके पास कर्जा 5 रुपया है, तो कर्जा कैसे खत्म होगा? जब 5 आपके पास कई रुपया आएगा तभी तो कर्जा खत्म होगा। तो अब इसका कहने का गोल्डस्टीन साहब का था कि अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जरूर होना चाहिए, एक पॉजिटिव पार्टिकल जरूर होना चाहिए सब एटॉमिक, तभी जाके परमाणु उदासीन होगा। और यहां से ये बात शुरू हुई कि एक पॉजिटिव पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। देखिए कैसे वैज्ञानिकों ने चीजें प्रोसेस की हैं कि नेगेटिव मिला तो बोले कि यार एक पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि परमाणु तो उदासीन होता है नेचर में। तो हुआ कि फिर ये चीजें आगे बढ़ने लगी। अब इसी क्रम में क्या हुआ, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने, इनका बहुत बड़ा योगदान है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और इनके एक्सपेरिमेंट में निकला कि एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल परमाणु में स्थित होता है जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक, तो अब प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को। मतलब कहीं ना कहीं जो एक थीम थी कि होना चाहिए ऐसा जो विचार था वो गोल्डस्टीन ने दिया था, लेकिन खोज की जो फाइनली जो खोज किया वो रदरफोर्ड के प्रयोगों द्वारा हुआ, तो इसलिए इसका जो क्रेडिट दिया था वो रदरफोर्ड को दिया था, लेकिन विचार के रूप में गोल्डस्टीन ने यहाँ पे काफी मदद की है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा ये याद रखिएगा, मैंने बोला ना कि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना था? -1.6022 × 10⁻⁹। तो न्यूट्रल होने के लिए सेम अमाउंट का चार्ज बट अपोजिट चार्ज होना चाहिए। कितना? तो उसी को कर दीजिए, प्रोटॉन में चार्ज कितना होगा? +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मात्रा उतनी रहेगी, जहां नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तभी तो परमाणु उदासीन होगा। तो जो एटम होता है वो उदासीन है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश आपस में बराबर हो जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई, आप ये लिख लीजिएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख लीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान या m मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे भी लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। वो कितना था? 10⁻31 किलोग्राम था, वो 9.1 था। ठीक है, ये 1.67 है। श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। अच्छा, रदरफोर्ड ने जो बताया था ना उसका मैं आपको थोड़ा बता दूं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट लिया था और उसमें बमबारी कराई थी। ठीक है, किसकी? पार्टिकल्स की, पॉजिटिव आयंस की। और उसमें क्या हुआ था कि वो वहां से विक्षेपित होकर निकल गए थे। ठीक है, तो वहां से मालूम पड़ा था कि ये चीजें, परमाणु की संरचना कैसी है। मैं आपको आगे बताऊंगा। जब रदरफोर्ड का हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे ना, उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या हुआ था। ये हो गया। अब बचा न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का देखिए ऐसा है, अब उदासीन परमाणु है, एक पॉजिटिव मिल गया, एक नेगेटिव मिल गया। अब तीसरे जो सब पार्टिकल की खोज की गई उसका आया कि ये इसका जो आवेश है वो शून्य है, इस पे चार्ज जो है वो क्या है? 0 है, और इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। द्रव्यमान mp के बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और खोज करता थे चैडविक। ये तीनों चीज थॉमसन, रदरफोर्ड एंड चैडविक, नाम याद रखना। ठीक है, तो द्रव्यमान जो प्रोटॉन का है और न्यूट्रॉन का है वो सेम है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो सेम है, बट नेचर अलग है, अपोजिट है। एक है माइनस, इलेक्ट्रॉन है माइनस और प्रोटॉन है प्लस, न्यूट्रॉन है 0।
ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम पड़ गया किस प्रकार के पार्टिकल होते हैं, किससे परमाणु मिलके बना। अब हुआ कि ये अगर ये सारे पार्टिकल हैं तो परमाणु में कैसे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। आप इन्हें पूरा नोट कर लिया। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, द्रव्यमान उसका यही है, ध्यान रखना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे अपने कि परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक हमें मालूम पड़ गया प्रयोगों से कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, वो विभाज्य है, अर्थात वो डिविजिबल है और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, आगे जब मॉडर्न फिजिक्स आती है तो और क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन भी आंशिक आवेशों से मिलकर बने हैं, उन्हें क्वार्क्स बोलते हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी रसायन विज्ञान में उनका यूज इतना नहीं। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी तक हमें मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। देखो सिंपल ऐसे दिखाया करता, बड़ा बड़ा नाम लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज दोनों का सेम बट मास में डिफरेंस है, प्रोटॉन ज्यादा वजन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है लेकिन चार्ज एक का पॉजिटिव एक का 0 है, ये उदासीन है। ठीक है। अब देखिए, अब आया बात कि परमाणु में ये किस प्रकार से हैं, ये कैसे मालूम पड़े। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इसके बारे में अपनी राय दी। देखिए, विज्ञान का काम ऐसे ही बढ़ता है। चीजें क्या होता है ना, एक खोज के बाद एक खोज, एक खोज के बाद एक खोज, ऐसे आगे बढ़ता है कि ये आया तो अब हुआ कि ये व्यवस्थित कैसे है। पहले ये हुआ कि परमाणु अविभाज्य, डाल्टन साहब ने बोला। अब डाल्टन को गलत किसने किया? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि परमाणु विभाजित है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये सब खोज हो गई एक सीरीज में। अब हुआ कि ये कैसे है, तो जे थॉमसन सबसे पहले वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। सब देखिए अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो प्रयोगों के आधार पर बड़ा सिद्ध होता है और उसको फिर मान्यता मिलती है अच्छे से। तो जे थॉमसन कहते हैं जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अवस्था ऐसी है कि प्रोटॉन, उन्होंने तरबूज का एक थ्योरी दिया, तरबूज की तरह। तो बोला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की तरह है, तरबूज के बीजों की तरह ये इलेक्ट्रॉन है। बनाते जाइए ऐसे। जे थॉमसन ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है तरबूज के बीज की भांति पूरे उसमें धसे रहते हैं परमाणु में, और जो लाल वाला पार्ट है, जो गूदा होता है, जिसको हम खाते हैं, उसका पल्प जो होता है, बोले वो सब क्या है, जो मतलब ये सब है। ठीक है, जो ये पल्प है, ये सब चीज, इसको उन्होंने बोला कि ये सब क्या है, ये सब है प्रोटॉन। पूरा भर लीजिए। तो अब मैं सारा यहाँ भर के नहीं दिखाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। आप समझ गए ना। उन्होंने बोला जो लाल वाला भाग है तरबूज का, वो तरबूज का एग्जाम्पल देके बताए थे। ठीक है, उन्होंने बोला था तरबूज में जिस प्रकार से जो उसका पल्प होता है, लाल वाला हिस्सा जो खाते हैं, वो प्रोटॉन है, और जो बीज है, जो बीज की तरह धसा रहता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु में बीज की तरह धसे रहते हैं, और पल्प प्रोटॉन की तरह। जैसे तरबूज में पल्प होता है उसका लाल वाला भाग, वैसे प्रोटॉन होता है, और जैसे बीज बीज होते हैं, बीज जिस प्रकार से धसे होते हैं तरबूज में, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है। थॉमसन, ये जे थॉमसन का मॉडल है।
थॉमसन जी ने ये जो मॉडल दिया है, ये इनका मॉडल है, याद रखना, सबका अपना अपना एक मॉडल है, ठीक है ना। देखिए थ्योरी सब देते हैं, अब किसी एक का जो बहुत बढ़िया सिद्ध हो जाता है फिर वही माना जाता है। बताते तो सभी है ना, शुरू तो कहीं से कहीं से होगा ही तुरंत। देखिए ऐसा है, वैज्ञानिक अवधारणा में विकास एक क्रम होता है चीजों का, कि कोई एक थ्योरी देगा, फिर उसको और सिद्ध किया जाएगा, फिर उसको और सिद्ध, तो ऐसे ही करते करते चीजें बढ़ती हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये थॉमसन ने क्या बताया कि जो प्रोटॉन है वो धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की बात धसे रहते हैं, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने, और ये दोनों चूंकि आपस में परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इन्होंने बोल दिया कि प्लस माइनस मिलकर जीरो बना लेते हैं, उदासीन भी हो गया और ऐसे ऐसे बिखरे रहते हैं। लेकिन ये बात यहां तक इन्होंने बताई। अब आते हैं रदरफोर्ड। तो अब रदरफोर्ड जी आते हैं। अब रदरफोर्ड क्या बताते हैं, देखिए अब रदरफोर्ड ने पूरी कहानी चेंज कर दी। रदरफोर्ड ने क्या किया था पता है, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन प्रयोग। इनका जो देखिए यही है ना, इनका इसलिए ज्यादा मान्यता मिल गई क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग के आधार पर बताया। क्योंकि जो थॉमसन का है ना वो थोड़ा सा क्या है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल है। उन्होंने एक संकल्पना की जैसे तरबूज होता है वैसा बता दिया, बट रदरफोर्ड, और इसीलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो हम भी क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना। पहला हो गया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, अब हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड ने प्रयोग कौन सा किया था, प्रकीर्णन प्रयोग। मैं बताता हूं कि क्या है प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें इन्होंने क्या किया पता है, इसमें इन्होंने क्या किया, एक ऐसे गोल्ड की प्लेट ली, ठीक है, इसकी गोल्ड की पतली परत, ठीक है, एक लेयर ले लिया गोल्ड का, ठीक। और क्या किया, यहां पे एक गन लिया अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का। आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जब आप जाएंगे उसमें अल्फा को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं अल्फा। अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम जो तत्व है हमारा, हीलियम क्या होता है 2He4, तो इसी का जो नाभिक होता है उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो और ये होता है, चूंकि नाभिक है तो ये धनावेशित होता है। तो अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई किस पे, इस पे खूब सारे पार्टिकल छोड़े। अब ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, अब इस पे इन्होंने खूब सारे प्रयोग किए। ये सीधा बमबारी करा, बमबारी का मतलब क्या, इस परत पे इन्होंने पूरा यहां से गन से, जो गन है यहां से इन्होंने ढेर सारे अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए गोल्ड की परत पर। इसको आप बनाइए, ठीक है। और ये प्रयोग से जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला उसी के बेस पे इन्होंने पूरा परमाणु मॉडल बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट से क्या देखा, आप देखिए, ये बना लिया आप लोग। अब इसमें इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या पाया, तो पहली चीज ये पाई कि देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम थ्योरी देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीजनिंग है, ठीक है। तो विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। तो अब हुआ क्या,
जब अल्फा पार्टिकल इस पे टकराया ना गोल्ड की पतली परत पे, ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे विक्षेपित हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे मुड़ गए, ठीक। तीन चीजें हुई, कुछ अल्फा पार्टिकल, इसको लिख लीजिएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल विक्षेपित हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो गए और कुछ सीधे मुड़ गए और कुछ डाइवर्ट हो गए पथ से। अब देखिए जब सीधे निकल गए, कुछ तो सीधे निकल गए, इसका मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि जब सीधे निकल रहे इसका मतलब परमाणु में काफी कुछ हिस्सा खाली है, परमाणु में रिक्त स्थान है काफी, मतलब परमाणु में पूरी जगह प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं है, जैसा कि थॉमसन ने बोला क्या बोला, जो पूरा पल्प है वो प्रोटॉन है। अब इन्होंने बोला कि नहीं, परमाणु में रिक्त स्थान है मतलब इसमें जगह खाली है काफी। पहला ऑब्जर्वेशन से ये निकला इनके। विक्षेपित हो गए पार्टिकल अल्फा के, चूंकि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको मैंने पहले बताया था, तो इसका मतलब हो गया कि अंदर यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो है, तो एक तो ये निकला है। दूसरा, सीधी वापसी भी हो गई कुछ पार्टिकलों की, इसका मतलब कि जो कुछ केंद्र में ऐसा कुछ है जिससे टकराहट हो रही है और टकरा के सीधा वापस आ रहे हैं, ठीक है। पहला लिखिए, परमाणु में रिक्त स्थान है, अधिकांश क्षेत्र रिक्त है, ठीक है, और कुछ कण अपने पथ से विचलित हुए और कुछ पीछे की ओर लौटे, ठीक है। इससे क्या मालूम पड़ा कि इससे जब कुछ तो विक्षेपित हो गए और कुछ जो सीधा टकराए न्यूक्लियस से वो सीधे वापस हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु में केंद्र में नाभिक की संरचना बताई गई, जिसमें प्रोटॉन होने की संभावना बताई गई कि प्रोटॉन उसमें है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस है और प्लस ही प्लस को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और उसी से टकरा के कुछ वापस हो गए और कुछ जो नजदीक गए तो वहां से वो विकर्षित हो गए, रिपेल कर दिया, तो इधर घूम गए। अगर इलेक्ट्रॉन रहा होता नाभिक में तो खींच लेता अपनी तरफ, ऐसा तो हुआ नहीं, तो वो विक्षेपित हो गए, जैसे ऐसे जा रहे हैं, कुछ तो सीधे सीधे निकल गए। जो सीधे निकल गए बताया गया कि एटम में खाली स्थान है। कुछ क्या किए, जो सीधे नाभिक पे गए और वो टकरा के सीधा वापस हो गए, यू टर्न ले लिए। यू टर्न लेने का मतलब है कि सामने कुछ धनावेशित पड़ा हुआ है, तभी तो ये भाग रहा है वहां से। इसका मतलब केंद्र में जो नाभिक है उसी में प्रोटॉन है, ये यहां से साबित हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो गई। तो रदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं ये चीज साबित कर दी, ठीक। तो यहां पर हमने क्या देखा, रदरफोर्ड ने बता दिया कि परमाणु में रिक्त स्थान है और केंद्र के नाभिक में प्रोटॉन है। बच्चों लाइट कट गई है तो अच्छा आ गई है, चलो थैंक गॉड, चीजें हो गई, नहीं तो मैं भी लेक्चर यहाँ पे रोकता फिर, क्योंकि लाइट कम थी यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो ये चीज क्या हो गई, एक तो परमाणु में रिक्त स्थान हो गया और केंद्र में नाभिक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि परमाणु का केंद्र, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित है जिसे नाभिक कहा जाता है, और परमाणु का लगभग द्रव्यमान कहाँ है, नाभिक में। ये इन्होंने बताया कि वहीं से टकरा के वापस आया है, प्रोटॉन वहीं है, लगभग द्रव्यमान नाभिक में ही है और परमाणु में रिक्त स्थान है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन देखो इन्होंने ये क्या बताया मॉडल में कि ये रहा आपका परमाणु, ठीक, ये रहा आपका नाभिक, और नाभिक क्या है, नाभिक है धनावेशित, पॉजिटिव, और समस्त वजन जो समस्त द्रव्यमान है इसी में है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो यही है, द्रव्यमान यहाँ है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके चक्कर काट रहे हैं चारों ओर, प्रोटॉन के
चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने ऐसा मॉडल दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, एक बार मैं आपको परमाणु मॉडल के बारे में यहां पे बना देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि परमाणु कुछ ऐसा है, ठीक, इसके बीच में क्या है, नाभिक है। ठीक है, ये क्या है, नाभिक, जिसमें इन्होंने बताया कि समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है, लगभग समस्त द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान है बट इनकी तुलना में काफी कम है। समस्त द्रव्यमान नाभिक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक में केंद्रित है। ठीक है, समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है, नाभिक है, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके पीछे पीछे, मतलब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। ये मॉडल रदरफोर्ड का है। ठीक है, रदरफोर्ड का ये मॉडल है। इन्होंने बोला ये मामला है, वजन पूरा यहाँ है, द्रव्यमान यहाँ है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधे किससे है, तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, वैद्युत आकर्षण बल, चार्ज के बीच में आकर्षण बल होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम करता है, विद्युत आकर्षण बल, तो यही बोले कि ये एक निगेटिव और पॉजिटिव बीच में आकर्षण है, उसी आकर्षण से ये बंधा हुआ है, इसलिए ये घूम रहा है, ये छोड़ के जा नहीं रहा। ठीक, इन्होंने तीन चीजें ही बताई। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इस प्रकार यहां समाप्त होता है। अच्छा, लेकिन देखिए रदरफोर्ड की समस्याएं क्या आती हैं कि कुछ कमियां हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं इसके बारे में। जैसे कि ये इतनी चीज तो बता दी किस प्रकार से ये व्यवस्थित है, लेकिन ये चीज नहीं बता पाए कि अगर चक्कर लगा रहा है तो इसमें गिर क्यों नहीं रहा है, ये अपनी ऊर्जा का बैलेंस कैसे रखता है। ठीक है, ये सब कई चीजें हैं जो ये नहीं बता पाए, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में नाभिक से क्यों नहीं टकरा जाता है। हाँ, अच्छा, इनके बारे में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है और किसी भी परमाणु में, और टकराता क्यों नहीं है, संरचनाएं ऐसी क्यों हैं, तो इस चीजों के सवाल रदरफोर्ड नहीं दे पाते हैं। इन चीजों के सवाल हमारे आने वाले वैज्ञानिक देंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समाप्त किया। दोस्तों, ऐसे ही तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, और देखिए हमने कितने आराम से और कितने इजी वे में आपको केमिस्ट्री का जो बेसिक था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया, और संरचना करीब करीब हम पहुंच चुके हैं कि कैसी संरचना होती है। अब इसके बारे में हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इस लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं, और आप लोग बिल्कुल ऐसे मेहनत से लगे रहिए और खूब सारा प्यार हमारे चैनल को देते रहिए। जो वीडियो आपको पसंद आए, जैसे मैंने देखा आप ये अपने पे कि हीट चैप्टर को आपने काफी पसंद किया, हमारे फिजिक्स के चैप्टर को, तो आप लोग और भी प्यार दीजिए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो क्वेश्चन आपके मन में हो, देखिए बिना किसी संकोच के आप क्वेश्चन को वहां डालिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक, बिल्कुल संकोच नहीं करना है, जो डाउट आ रहा है आप पूछिए, हम आपके लिए हैं। और हमारी कोचिंग, हमारी संस्था जो है, हमारी क्लास एमएट एकेडमी, उसका विजन यही है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम स्कोर के लायक बनाएं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल दें, कंटेंट दें। तो इसी विजन के साथ हम आपकी तैयारी में सहायक बन सके, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। तो आप लोग भी पूरी तरह मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए। एग्जाम नजदीक है, डाइवर्ट नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल पूरी फोकस के साथ लगे रहना है। ठीक है, तो फिर अब इस क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।